हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको साफ? हाँ, आयुषी आरपी सांची, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अर्पित और सांची, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस इन अलाउड सर्कुलर पाथ, स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिक्वायर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जितना चाहिए उतना ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर वो रिटर्न्स बैक भी करेगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट शायद यहीं तक हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर हो। mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहीं तक लिखाया था, हाँ या ना बताइए। सर आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही है? आवाज साफ नहीं है सर? साफ है बट थोड़ी कम सी आ रही है। अब ठीक है सर। अब ठीक है ना? हाँ चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर होगा। mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहीं तक पढ़े थे, हाँ या ना बता दीजिए। यस सर। यस सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखकर फिर हम इसको लिख लीजिए, फिर उसको मैं समझाऊंगा। एक लास्ट पॉइंट बोर मॉडल का, इलेक्ट्रॉन सर 7th पॉइंट है। अच्छा 7th है। 7th, इलेक्ट्रॉन will revolve in circular orbit unless until force acting towards center, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। should be equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब लिख लीजिए, मैं इसको समझाऊंगा। सर आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? मैं अभी इसको लिख लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए। ओके सर। Everyone completed this slide? No, yes sir. यस सर। हाँ, सूरत लिख लिया आपने? यस सर। चलिए आप इसको समझिए, गौर से सुनिए सारे।
मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है v वेलोसिटी के साथ, तो फिजिक्स कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो एक तो उसकी तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। मैं डेली लाइफ का भी एक एग्जांपल दूंगा, आप करवाए नहीं। बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर बाहर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटर की तरफ जिसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। दोनों एक दूसरे को बैलेंस इसलिए लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट unless until force acting toward the center should be equal to centrifugal force। अब आइए डेली लाइफ के एग्जांपल। अगर आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध कर आप जब नचाते हैं, सर्कुलर मोशन होता है। मान लीजिए अगर वो धागा खुल गया तो बताइए पत्थर बाहर की तरफ गिरेगा कि अंदर की तरफ आएगा? बताइए सारे लोग। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब आइए, बचपन में आप कोई अपने साथी या भाई बहनों के साथ हाथ पकड़कर घूमा होगा सर्कुलर मोशन में, बोलिए हाँ या ना। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर किया होगा, बताइए। अगर एक दूसरे का हाथ, कोई भी एक आदमी हाथ छोड़ दे तो वो आपका जो भाई या कोई भी साथी बाहर की तरफ गिरेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जो दिखती नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब आया सबको समझ में ये पहली बात, सेंट्रीफ्यूगल, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आइए, अब जैसे आप पत्थर को रस्सी में बांध के जब घुमाते हैं, वो क्यों लगातार घूमता रहता है? इसका मतलब उस पत्थर पर दो फोर्स हैं, एक बाहर की तरफ और एक धागा जो उसको पकड़े हुआ है, जिसको फिजिक्स में टेंशन कहेंगे। उसी तरह यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक अंदर की तरफ लग रहा है। इसी वजह से ये लगातार मोशन में, ना ये बाहर जा पाता ना ये अंदर गिर पाता है, लगातार मोशन में रहता है। अब आइए, तो फिजिक्स ये कहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रियांशी, मेरी आवाज आ रही है प्रियांशी? यस सर। अच्छा, पहले आप क्या कीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। लास्ट पॉइंट है बोर मॉडल का। जो लोग लेट से हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में लगातार इसलिए रिवॉल्व कर रहा है कि उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक बाहर की तरफ विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी रुक जाइएगा, मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। फिजिक्स का रूल है, कोई भी दो चार्ज बॉडी हो, उसके बीच में डिस्टेंस r हो, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 by R²। ये फिजिक्स कहता है। इसलिए बोर मॉडल को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, फिजिक्स के लिए मिला। अब बताइए, के पर पीएचडी मत कीजिए। के क्या, कोई न्यूमेरिकल में इसका काम नहीं है, बस के कांस्टेंट मानिए। आप देखिए इसको कैसे। Q1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन हो गया। Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है। अब बताइए, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है कि प्रोटॉन रहता है? सारे लोग मिलके बोलिए। प्रोटॉन। प्रोटॉन रहता है। अब बताइए, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो उसका चार्ज होगा 1e। तो हम जनरल ले रहे हैं, Ze। न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Z प्रोटॉन नंबर।
हीलियम में 2 प्रोटॉन तो 2e लेंगे, चार्ज तो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। लिथियम में 3 प्रोटॉन होगा तो हर एटम में न्यूक्लियस का चार्ज अलग अलग होगा, इसलिए लिख दिया मैंने Ze। दोनों की बीच की डिस्टेंस r है तो r हो गया, मतलब k Ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर। पहले बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक अंदर की तरफ लग रहा है। बाहर वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल, अंदर वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ना बाहर गिरता है ना अंदर, लगातार मोशन में रहता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई? ये वाला स्लाइड जल्दी बताइए। यस सर। सांची, सूरत, प्रियांशी, सबको समझ में आया? अब आइए, अब एक लाइन और उसके बाद लिखिएगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखिएगा, इट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल का भी मतलब होता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स है, वो भी सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल की तरफ। जैसे आप पत्थर में रस्सी बांध कर जो आपने नचाया, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है और एक सेंटर है। यहां सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जरूरी है कि दोनों फोर्स बराबर हो, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल और सेंटर, दोनों एक दूसरे को तो इससे एक उन्होंने बताया mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यही दोनों बैलेंस किया रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता है। बताइए सबको समझ में आया ये स्लाइड कि नहीं आया? यस सर, समझ आ। वेरी गुड, लिख लीजिए। सूरज समझ में आया आपको? सूरज? यस सर। Has everyone completed this slide? जस्ट सेकंड सर। ओके ओके, लिखिए लिखिए। हाँ कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए। सर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पहले क्या कराया था? हाँ ये है, ये यही एक ही पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नो सर, ये लिख लिया, इससे पहले कुछ कराया था आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके सर। 7:30 बजे ही क्लास होगी, अब 7:30 बजे ही क्लास होगी। सर डन। ओके, अब आइए, ये सारे पॉइंट बोर मॉडल ने ये मैंने पूरा लिखा दिया। अब आइए 2 पॉइंट लिखने के बाद मैथमेटिकल एनालिसिस पर आएंगे। रिमार्क्स के 2 पॉइंट लिख लीजिए कि बोर मॉडल जो है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल
in a Bohr model, this model is applicable only for वन इलेक्ट्रॉन से। बोर मॉडल ने जो अपना पूरा मॉडल दिया था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। बताइए वन इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, जल्दी बताइए। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक ही एंड एक वर्ड याद रखिएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मैं बताऊंगा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। आप देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए हीलियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं था, He+1 के लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। लिथियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल, इसलिए ये सब याद रखिए। लिथियम +2 के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, 3+ के लिए इलेक्ट्रॉन 1 है, ETC। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो बोर मॉडल एप्लीकेबल है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को मोशन देकर सारा अपना मॉडल बनाया। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी, ये लिमिटेशंस हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं जो बाद में दिखाए जाएंगे। सर बीई में पहला पॉइंट सबको समझ में आया? प्रियांशी सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर बीई में बताइए सांची क्या बता। बीई 3+ है ना, 3+ नॉट बीई। बीई 3+ में इलेक्ट्रॉन 1 है ना। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 घटा दीजिए तो 1 हो जाएंगे। बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बीई 3+ के लिए एप्लीकेबल है। ओके ओके सर। अब भाई दूसरा, ये हो सकता है आपको रीजनिंग टाइप में पूछ दे। Bohr's orbit is also called stationary orbit because electron is revolving in circular orbit of fixed energy। फिक्स्ड एनर्जी की वजह से इसको स्टेशनरी ऑर्बिट में कहते हैं। याद रखिए, सब नाम याद रखिए। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। सर हो गया ये स्लाइड? अर्पित सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। वेरी गुड। अब आइए टॉपिक डालिए, मैथमेटिकल एनालिसिस जो आपको काम देगा, यही असल है बोर्स मॉडल। देखिए बोर्स मॉडल ने ये जो साबित किया कि इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा और हर की अपनी अपनी रेडियस होगी। तो हम लोग पहला मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, यही रदरफोर्ड नहीं दे पाया था। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा भाई सबकी रेडियस क्या होगी। अब ये फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए आपके पास बोर मॉडल से एक फार्मूला आया, mv² = kZe²/r²। तो यहाँ से r कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v² = kZe²/mr। एक वैल्यू हमने बोर मॉडल से ये निकाल ली। अब देखिए एक फार्मूला आया था बोर मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम = nh/2π। यहाँ से v = आया nh/2πmr। अब आप देखिए 11th में के स्टूडेंट हैं
हम इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे NH बाई 2 पाई mr का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, देखिए इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, के जेड स्क्वायर बाई mr। तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई mr। ध्यान दीजिएगा m कैंसिल फार्मूला आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। हमें ये फार्मूला याद नहीं रखना, अब ध्यान दीजिए प्लीज, एक मिनट प्लीज सारे लोग। n ऑर्बिट है शेल नंबर और z प्रोटॉन नंबर। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है कि बाकी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट, बाकी की वैल्यू को पुट करके आएगा 0.529। अब वेरिएबल कौन है, n स्क्वायर बाई z। अब ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, एंगस्ट्रॉम, दिस इज द एंड फार्मूला। बाकी आप देख लीजिए h यूनिवर्सल कांस्टेंट है 4 पाई, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k यूनिवर्सल है, e यूनिवर्सल है। सब की वैल्यू को पुट करके आपको फाइनल फार्मूला ये याद रखना है n स्क्वायर बाई z, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल। न्यूमेरिकल में क्या आएगा, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। z क्या है, प्रोटॉन नंबर। तो हमें डेरिवेशन पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे। प्रियांशी, सूरत, सांची, अर्पित, आयुषी एंड रोशनी, सबको समझ में है? तो रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला कोई भी न्यूमेरिकल होगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। Yeah, hello everyone. Yes, sir. Sir, return. Sir, return. देखिए कॉन्टिशन का कोई ठीक नहीं है, आपको हर फॉर्म में याद रखना चाहिए। ये तो एंगस्ट्रॉम में है, अगर आप 52.9 कर देंगे फॉर्मूला यही रहेगा, पिकोमीटर। हर फॉर्म याद रखिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान है 0.0529 रहेगा, n स्क्वायर बाई z नैनोमीटर। ये तीनों यूनिट में याद रखिए। सब में यही है, जितना न्यूक्लियस से बढ़ेंगे कंक्लूजन यही है, एक लाइन छोड़ के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। जितना न्यूक्लियस से जाएंगे रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। यही आपको पीरियोडिक टेबल में काम आएगा। एटम की साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। लिथियम से बड़ी साइज सोडियम की क्यों होती है, n की वैल्यू बढ़ती है, रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस। ये सब कुछ आगे इसी पर आएगा। बताइए सब लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? बताइए हेलो एवरीवन।
Yes, sir. अब आइए, तो रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। अब आइए, इलेक्ट्रॉन चूंकि रिवॉल्व करता रहता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हर ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, प्लीज गौर से सुनिए। आपके पास एक फॉर्मूला है mv²/r = सब पे न्यूमेरिकल कराएंगे, बोर मॉडल से आया था, r², तो r कैंसिल, mv² k ZE²/r। अच्छा, आप सारे लोग मिलकर बताइएगा, अगर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए हाँ या ना। कोई फर्क तो नहीं। हाँ, तो हाफ mv² को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया k ZE²/2r। इसको इस फॉर्म में याद रखिए। 10 मिनट के बाद हम इसका दूसरा फॉर्म भी बताएंगे। ऐसे अभी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी = सर इसको भी वैल्यू के फॉर्म में लिखवा दीजिए, जैसे आपने रेडियस के फॉर्म में लिखा, इसको भी मैं लिखवाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 10 मिनट के बाद। अभी काइनेटिक एनर्जी आया k ZE²/2r, पहले इतना लिख लीजिए। Sir, written. अब आइए, पोटेंट इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व, Very sufficient. Thank you, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है। वो कैसे होती है? इन nth ऑर्बिट। देखिए प्लीज सुनिएगा, इसमें आप पहले टॉपिक डाल लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा 3-4 मिनट में आपसे लूंगा। पहले इसको लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। असल आएगा चौथा, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी को समझिए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Sir, लिख ली। ठीक, मान लीजिए ये आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। प्लीज सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है। मैं एक डायलॉग लिखवा रहा हूं, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। इफ, फिजिक्स का रूल है, याद रखिए, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट, मैं डेली लाइफ का एग्जांपल भी दूंगा, अगेंस्ट नेचुरल, जो एनी नेचुरल प्रोसेस, जो भी है भगवान की तरफ से या अल्लाह की तरफ से दी हुई चीजें हैं, कोई भी नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, देन एनर्जी इज स्टोर्ड। पहले कंसेप्ट समझिए, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जैसे गौर से सुनिए, फिर हम बोर मॉडल पर आएंगे। जैसे एक रबर बैंड को लीजिए, रबर को लीजिए, रबर को अगर आप खींच रहे हैं तो बात है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं कि नहीं। वो बेचारा सिकुड़ना रहना पसंद करता है, उसको खींच रहे हैं, तो आप वर्क डन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं। जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। किसी भी रबर को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो हर लम्हे में वहां एनर्जी स्टोर हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं। बोलिए क्यों चुप हैं? बताइए प्रियांशी, सांची, सूरत, अर्पित, Yes, sir. रोशनी, सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं? हाँ। Yes, sir. अच्छा, मैं ये भी प्रूव कर देता हूँ कैसे पता चला एनर्जी है। ध्यान दीजिए, अगर आप इस रबर को खींच रहे हैं और झट से छोड़ दीजिएगा तो आपके हाथ पर चोट लगेगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना।
Yes. जल्दी बताइए। Yes, sir. वो चोट का मतलब ही हुआ एनर्जी। एनर्जी था इसलिए उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया आपके बॉडी के अंदर। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चोट लगने का मतलब ही हुआ तकलीफ हुई आपको। वही चीज यहां पर है बोर मॉडल में भी। आप मान लीजिए कि अगर एटम नहीं है, मान लेते हैं हम एटम नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर चिपका हुआ रहता कि नहीं? अगर एटम नहीं होता तो बताइए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के अपने बॉडी के ऊपर रखा रहता कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? अगर एटम ना होता, सिर्फ ये सपोज कर लीजिए कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स है, न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक चिपका हुआ रहता कि नहीं न्यूक्लियस पर? बोलिए हाँ या ना। अगर एटम ना होता तो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा है। प्रियांशी, सूरज, बताइए जल्दी Yes. से। Yes, sir. अगर एटम ना होता तो यही होता। जन आप समझ लीजिए बस कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। अब आपने क्या किया कि आप इस अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस जा रहे हैं, उसको आर डिस्टेंस पर ले गए। देखिए नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, आर डिस्टेंस पर ले गए। अब वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो वर्क डन हुआ न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर ले जाने के लिए, तो गौर से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू वर्क डन। हाँ या ना? जल्दी बताइए। वर्क डन के बराबर होगा, जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. अब वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना? वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसिल, तो के जेडी स्क्वायर बाई आर। देखिए कितने अच्छे आसान तरीके से मैंने प्रूव किया। लेकिन इसमें एक चीज है, माइनस लगेगा। क्यों? आप अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट। रबर को आपने खींचा, अपोजिट डायरेक्शन में खींचा नेचर, इसलिए मैंने लिख दिया अगेंस्ट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, साइन लेना पड़ेगा आपको, इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के जेड स्क्वायर बाई 2r। बताइए फॉर्मूला ड्राइव करने आया कि नहीं आसान से? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के जेड स्क्वायर बाई आर लेकिन स्क्वायर, आर कैंसिल, माइनस क्यों? excuse me, sir. तो ये तो एनर्जी है, तो इसे फोर्स के उसमें क्यों ले रहे हैं? वर्क डन है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। वर्क जो स्टोर हो रही है ना, वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या अरे बोलिए ना। सर डिस्प्लेसमेंट आर है ना? हाँ हाँ हाँ, तो आर ही तो है, आर ही तो है, ये आर ही डिस्टेंस पर तो है। आया सबको समझ में? माइनस क्यों लगा? सारे लोग मिलकर बताइए माइनस क्यों लगा? आयुषी, अर्पित, प्रियांशी, रोशनी, सांची, सूरत, क्यों माइनस मैंने लगाया? माइनस क्यों लगा बताइए? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस। बताइए प्रियांशी, समझ में आया? यस सर। हाँ, इसलिए माइनस लगा। चलिए पहले लिख लीजिए और ये डायलॉग याद रखिए, काम देगा। कोई भी वर्क अगर हम डेली लाइफ में अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस करेंगे तो वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख लिया? हेलो एवरीवन।
हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. असल जो ये मैंने पोटेंशियल और क्यों बताया है, असल ये है चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल का, रेडियस के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझा? वो है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। गौर से सुनिए, जो बोर मॉडल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी ना घटेगी। तो याद रखिए, इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों हैं, दोनों हैं। इसीलिए मैंने दोनों का पहले अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव किया। तो टोटल एनर्जी मतलब En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला आएगा kZe²/2r, देखते रहिए, प्लस माइनस kZe²/r। उसको सॉल्व किया तो एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कभी पॉजिटिव में नहीं आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये मैं अभी फॉर्मूला ड्राइव के बाद रिमार्क्स में लिखवाऊंगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव। What does mean by the negative electronic energy? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी होगा हमेशा उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में ही रहेगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताया जाएगा। अब आइए, आपको क्या याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। नंबर 1, सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे, आर की वैल्यू सबको पुट करेंगे, तो En का पहला फॉर्मूला याद रखिए -2.18, सबकी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आएगा, into Z²/n², जूल पर एट। Z ऊपर n, Z² कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, -kZe²/2r है, लॉजिक लगाइए, r की वैल्यू कोई भी रख दीजिए 0.529 n²/z। बताइए Z ऊपर जाके Z² हो जाएगा कि नहीं, बताइए हाँ या ना, और n² नीचे ही रहेगा कि नहीं। तो सब प्रूव्ड है, सब प्रूव्ड है, समझा? तो ये जूल में याद रखिए। इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, -13.6 n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सारे फॉर्म में याद रखना है। तीसरा, En is equal to -1312 n² Z² किलो जूल पर मोल। किसी भी आपको बोर मॉडल बहुत आसान है, फॉर्मूला बस याद रखिए, सारा न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। देखिएगा, आज पूरी बोर मॉडल के मैथमेटिकल एनालिसिस पर डिस्कशन होगा। तो किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी है, अब टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आपको फॉर्मूले ही नहीं मालूम है, टीचर क्या करेगा? तो इसलिए तीनों फॉर्म में याद रखिए। आप डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना है आपको, ये सिर्फ इसलिए आप बताया गया थोड़ा सा डिराइव करके, अप्रोच को समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों असल है। बताइए, सबको समझ में आया तीनों फार्मूला? बताइए हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले में 131 लिखा है। 1312 n² Z² किलो जूल पर मोल। तीनों फॉर्म में याद रखिए। Sir, done. पांचवी चीज, अच्छा सर एक्सप्लेन दिखाना प्रीवियस स्लाइड। अच्छा,
Yes, sir, written. वेरी गुड। अब आइए, अब तक जो 3 एनर्जी पर काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल, उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं, और 2 मिनट देखिए सारे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था kZe²/2r, वेरी गुड। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया -kZe/2r, ओरिजिनल फॉर्मूला, बाकी तो उसको सॉल्व करके आया। देखिए माइनस के। अब एक बात बताइए, काइनेटिक टोटल एनर्जी में बताइए क्या आप डिफरेंस समझ रहे हैं? सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना, बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। हम अब बताइए, कभी भी न्यूमेरिकल में अगर कहे काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट, तीनों में से कोई फार्मूला यूज करके सेकंड ऑर्बिट की निकाल लीजिए और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्यों नहीं वैल्यू के फॉर्म में लिखवाया? उसकी वजह यही है कि आप हर को रट के नहीं पढ़ें। टोटल एनर्जी निकालने सेकंड ऑर्बिट की, माइनस, जैसे -5 आ गया तो -5, तो ये 5 जूल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में रिलेशन चेक कर लें। जब भी न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी का आएगा तो बताइए पहले क्या निकालेंगे? जल्दी बताइए सारे लोग, क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, जो आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। सबको समझ में आया? चलिए अब उसके बाद आइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा -kZe²/r, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा -kZe²/2r। इससे साबित हुआ पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना हो तो बस आप उसको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद ही मत कीजिए, माइनस तो दोनों में है तो इसलिए माइनस नहीं रखेंगे, 2 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए अगर टोटल एनर्जी -5 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल हो जाएगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, समझ में आया सबको? यस सर। तो जब भी आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का है ना, बस आप टोटल एनर्जी निकालना सीख जाइए, तीनों फॉर्म में कोई बार वाला फॉर्म आप याद कर लीजिए। ऐसे तीनों याद रखना अनिवार्य है, जरूरी है, मस्ट है, तो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा। प्रियांशी समझ में आ रहा है? रोशनी, सूरत, प्रियांशी, ये तीनों चीज समझ में आई आपको? अभी वाला जो कंक्लूजन समझाया सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, लिख लिया? हेलो एवरीवन। एक सेकेंड। बस बोर मॉडल में ये मैथमेटिकल एनालिसिस याद रखिए, न्यूमेरिकल अपने आप होगा, देखिएगा। बस रेडियस का फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, एनर्जी आपको निकालने आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ रही, 4 चीज मैंने निकालना सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड।
लिख लिया? यस सर। बहुत अच्छी। अब आइए पांचवी चीज आएगी आपको कि बोर मॉडल ने कहा था कि हर वेलोसिटी फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इस वेलोसिटी हम हर ऑर्बिट की कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपके पास अगेन mv स्क्वायर बाई आर के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई एम आर। यहाँ से आपने आर को इस फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम NH बाई 2 पाई, यहाँ से आर आ गया NH बाई 2 पाई mv। तो आप 11th में है, आर इज इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, के जेड स्क्वायर बाई एम आर, अच्छा आर ये अच्छा mv है ना, ये mv स्क्वायर, आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर NH बाई 2 पाई mv। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, एक v से कैंसिल, एक m से देखिए कैंसिल। देखिए यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी, देखिए ये वेलोसिटी है, इसको देखिए के जेड ई स्क्वायर, देखिए 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई देखिए NH, बस। अब इसको इतना फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, ये मीडिया को दिखाने के लिए मैंने बताया है। अब यहाँ देखिए Z और N है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2 पाई के ई एच को सॉल्व करके आएगा 2.18 10 टू द पावर 6 इंटू Z बाई N मीटर पर सेकेंड। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, ये याद रखना। सुना सारे लोग, हाँ या ना? अरे बोलिए ना सारे लोग। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Z बाई N। इससे क्या साबित हुआ कि देखिए इधर सुनिए प्लीज, अच्छा पहले लिख लीजिए, सबको समझ में आया कि आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, 2.18 इंटू 10 टू द 6 इंटू Z बाई N। Yes. बोलिए ना, हाँ ये याद रखना है आपको। Z प्रोटॉन नंबर है, N ऑर्बिट, जहां पर भी बोर मॉडल में Z आए प्रोटॉन नंबर, N आए तो नंबर ऑफ शेल ऑर्बिट को बताता है। अब फार्मूला याद, आपको न्यूमेरिकल अपने आप होगा। फार्मूला याद नहीं, टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। कंसेप्ट थ्योरी समझा दिया टीचर, अब आपको डायरेक्ट फार्मूला सब याद रखना है। रेडियस कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी का फार्मूला याद है, काइनेटिक पोटेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर हमें ये डेरिवेशन याद रखनी होती है? नहीं, डेरिवेशन आएगा ही नहीं, डेरिवेशन आएगा फिजिक्स में। ये फिजिक्स में दोबारा आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला, नो डेरिवेशंस। ओके सर। हाँ, वो मैं इसलिए सिखा दिया कि मैं डायरेक्ट लिखता तो फिर आप कहते हैं कहाँ से आया, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त देकर समझा रहा हूँ बस। तो फिर आप क्वेश्चन करते कहाँ से आया, वरना आपको डेरिवेशन पर ध्यान ही नहीं देना, अपना वक्त बर्बाद ही नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आना है। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे एक बात बताइए, एनर्जी के फार्मूला याद होने से आपको काइनेटिक पोटेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। सिर्फ आपको ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इनटू टोटल एनर्जी। मालूम हो जाएगा कि नहीं? सारे लोग बताइए हाँ या ना?
Yes, sir. सिमिलरली आपको अभी समझ में आया कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इस एक चीज से फर्दर दो चीज आप ड्राइव कर सकते हैं। पहला क्या ड्राइव कर सकते हैं, सुनिए, टाइम पीरियड। आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितना टाइम लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है सर्कमफ्रेंस बाय वेलोसिटी। तो आप प्रोपोर्शनल के फॉर्म इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बस। r का प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z। वेलोसिटी क्या है z बाई n, बस प्रोपोर्शनल के फॉर्म याद रखिए। तो t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर, बस इस फॉर्म में आपको याद रखना है इसको, क्योंकि ये बोर्ड लेवल पर नहीं आएगा, स्कूल लेवल में सिर्फ कॉम्पिटिशन में आएगा। अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी को भी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में उल्टा कर दीजिए, z स्क्वायर बाई n क्यूब। सच बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो एवरीवन, आया समझ में? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए, आया कि नहीं एक बार आया? रिपीट कर देना सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड निकालना हो, 2πr बाई v, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z बाई n, तो t प्रोपोर्शनल टू n ऊपर चला गया m क्यूब बाई z स्क्वायर। इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में याद रखिए। रेडियस को एक्यूरेट डाटा के फॉर्म में 0.529 बाई n स्क्वायर बाई z, एनर्जी को फुल डाटा के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल के फॉर्म में याद रखिए। सुना सारे लोग? Yes, sir. Hello everyone, completed this slide? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए अब तक जो पढ़ा रिमार्क्स में आइए। पहला पॉइंट, सारे लोग बताइए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव। सच कहा कि गलत कहा, जल्दी बताइए सारे लोग। कोई कहेगा क्यों नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब हुआ इट मींस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री फिजिक्स कहता है जहां अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी घटेगी। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। अगर आपको कोई आदमी सीबीआई वाले छापा मारे, सीबीआई वाले आपको लगातार 5 घंटे तक रखे, तो आपकी एनर्जी घटेगी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अंडर अट्रैक्शन है। केमिस्ट्री या फिजिक्स कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी हमेशा घटती है। कोई भी कहेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में निगेटिव में क्यों आई, व्हाट डज मीन बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मतलब देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बांधा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, मतलब अंडर अट्रैक्शंस में है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। आयुषी, सूरत, प्रियांशी, सांची, जल्दी बताइए। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जल्दी लिखिए। सर 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? क्यों? थोड़ा सा नोट करना था सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, completed this point. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में हमेशा नेगेटिव में रहेगी। इसका मतलब हुआ जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होता है या ना, जल्दी बताएं। Yes. सेकंड पॉइंट, प्रियांशी आप बताइए, ये मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, तो बताइए एन ऑर्बिट है, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? प्रियांशी, अगर हम न्यूक्लियस से जितना दूर जाएं ऑर्बिट में, आप शेल आगे बढ़ते रहें न्यूक्लियस से दूर, ऑर्बिट की नंबर बढ़ाते रहें, तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? प्रियांशी, सर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हाँ बताइए, वेरी गुड। देखिए, हाँ सही आंसर है। मैं इसलिए ये पूछा कि दिखने में लग रहा है कि एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस के साथ है। अभी भी पिछले क्लास में बताया था न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, फार्मूले से भी यही साबित है। लेकिन कोई कंफ्यूज कर देगा, अरे एन तो डिनोमिनेटर में है, कहिए हाँ है, लेकिन 1/n² नहीं है, -1 है। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ -3 है, तो बताइए -3 बड़ा है एज कंपेयर टू -5। मैं इसलिए आपसे जानबूझ के पूछा कि कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि फार्मूले में n डिनोमिनेटर में है और आप कह रहे हैं कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। कहिए सही बोल रहे हैं। रीजन ये है कि n इनवर्सली तो है दिखने में, लेकिन माइनस के साथ है, तो माइनस जितना कम के साथ लगता है तो वैल्यू बढ़ती है, तो n की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। बताइए सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्मूले से? सर एनर्जी बढ़ती है और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना? हाँ, तो अभी वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, आप एनर्जी को समझिए। प्रिया, ये शांति, हम वेलोसिटी की बाद में बात करेंगे। एनर्जी समझ में आया? हम एक एक करके लिखाएंगे ना, समझ, घबराइए मत। वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, हाँ या ना, जल्दी बताइए। एंड बिकम्स मैक्सिमम। Hello everyone, can you hear me? Yes. चलिए मेरे साथ साथ लिखिए।
सर आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हाँ, कैन यू हियर? मेरी आवाज क्लियर है? कट के तो नहीं आ रही है? आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इनफाइनाइट। आ रही है सबको? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सांची, प्रियांशी, अर्पित। यस सर। हाँ, इस पॉइंट में किसी को डाउट? भाई मैं समझाना चाह रहा हूँ, न्यूक्लियरिटी पर एनर्जी जीरो हो जाएगी। बड़ा कि जीरो बड़ा, जीरो बड़ा। और इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं, इन्फिनाइट का मतलब समझिए कि न्यूक्लियस से बाहर चला गया, मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो जाना, न्यूक्लियस से फ्री। इन्फिनाइट का वो मतलब नहीं लेना है जो आप डेली लाइफ में लेते हैं, इन्फिनाइट सेपरेशन। इन्फिनाइट सेपरेशन का मतलब न्यूक्लियस से फ्री, उसी को कहते हैं आयोनाइज होना। जैसे आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो समझ जाइए ये इन्फिनाइट सेपरेशन पर है, एटम से रिमूव कर दिया। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी इंफिनिटी पर, विच इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा, एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगी, दूर जाएंगे बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी पर मैक्सिमम होगी, विच इज कॉल्ड जीरो। बताइए मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। प्रियांशी समझ में आया? सांची, अर्पित, सबको मेरी आवाज सबको समझ में आई? मेरा कंसेप्ट समझ में आया या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी? इंफिनिटी पर। अब वो कितने के बराबर होगी? जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तीसरा पॉइंट आइए ग्राउंड स्टेट। देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ जाइए, इट मीन्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, स्टेबल स्टेट। जैसे आप खुद बताइए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, सबसे कम एनर्जी कहां पर होगी? सारे लोग मिलके बताइए। इलेक्ट्रॉन की सबसे मिनिमम एनर्जी कहां पे होगी, किस ऑर्बिट में होगी? सर इलेक्ट्रॉन की सबसे, आयुषी, अर्पित, प्रियांशी, रोशनी, सांची, सूरत, सर n equals to 1। 1 पर होगी क्या? तो सबसे कम। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है? लोएस्ट। तो इसलिए याद रखिए मैथमेटिकली, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, लेकिन फिजिकल मीनिंग समझिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन की सबसे मिनिमम एनर्जी है 1 पर, फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला जाए उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑर्बिट पर मिलेगा। और ये सब चीजें केमिकल बॉन्ड में आएगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट की फिजिकल मीनिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट, स्टेबल स्टेट। मैथमेटिकली है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अरे अर्पित समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ ना। Yes, sir. प्रियांशी क्यों नहीं बोल रही है? नहीं समझ में आ रहा प्रियांशी? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहां पर होगी? तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगी। ये क्लियरफाई हो जाना चाहिए। सर रिटर्न। रिटर्न। अच्छा आप बताइए, n इज इक्वल टू 1, सारे लोग बताइए सबसे कम एनर्जी सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। पर अगर इलेक्ट्रॉन रहेगी कि घटेगी? जल्दी बताओ। न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी बताएं। सर आपकी वॉइस, Sir, voice is not clear. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा रिपीट द क्वेश्चन। आई रिपीट, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। अच्छा, हमने कहा कि लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट पर है, सेकंड ऑर्बिट पर गया तो एनर्जी बढ़ा कि घटा? सर बढ़ा। बढ़ा, वेरी गुड। इससे मतलब ये हुआ, इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब समझ जाइए, एनर्जी देकर आगे वाले ऑर्बिट में भेजना। मतलब ये कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अलावा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी होगा एक्साइटेड स्टेट का। बताइए सबको आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस इज बहुत No, sir. ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड,
आवाज क्लियर नहीं है? अभी भी नहीं क्लियर है? क्यों भाई, आज क्या हो सर अब रहा आ है? रही है, सर अब आ रही है। सर बीच में सर बिल्कुल नहीं आती अच्छा अच्छा, हाँ वो कभी कभी हो जाता होगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ? एन की वैल्यू कितनी लेना है? सारे लोग मिलके बोलिए। 2। 2। वेरी गुड, यही न्यूमेरिकल में आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी n इज इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब समझ में आया? देखिए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? तो सेकंड ही n इज इक्वल टू 2, लेकिन सेकंड एक्साइटेड स्टेट का है तो n इज इक्वल टू 3, क्योंकि एक्साइटेड का मतलब होता है एनर्जी देकर प्रोमोट करना, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट अदर देन ग्राउंड स्टेट। क्लियर आ रही है आवाज सबको? यस सर। Completed this slide? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इसी के बाद मैं न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले एक दफा बोल दीजिए, आवाज क्लियर आ रही तो मैं समझाऊं। हैज आ एवरी, रही है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए आयोनाइजेशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था और रिमूव करके इंफिनिटी। रिमूव जब भी वर्ड रहे रिमूव, तो समझ जाइए इंफिनिटी। न्यूक्लियस से फ्री करना, आयोनाइज करना, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डिफिनेशंस के फॉर्म में बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from ground state to infinity is called IE। सच सच बताइए, आया समझ में? तो आयनाइजेशन का फॉर्मूला मैं ड्राइव करने जा रहा हूं। एज एवरीवन को समझ में आया? सबको समझ में आया? सूरत, प्रियांशी, रोशनी आ रहा है? हाँ। The amount of energy required to remove an electron from ground state to infinity is called ionization energy। सर रिटर्न। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आया E इंफिनिटी माइनस E1। देखते रहिएगा, E इंफिनिटी 0, E1 कोई भी फॉर्मूले में रख दीजिए। Z स्क्वायर n स्क्वायर का मतलब 1। तो अब डायरेक्ट आयोनाइजेशन का फॉर्मूला याद रखिए, माइनस माइनस प्लस 2.18 10 टू द पावर -18 Z स्क्वायर जूल पर 8। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वही लिखा गया है। तो ये आयनाइजेशन का पहला फॉर्मूला। दूसरे यूनिट में क्या हो जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर, n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये है डायरेक्ट।
अरे सच सच बताइए ना, आया समझ में? हेलो, तीसरा फार्मूला 1312 Z² किलो जूल पर मोल, दिस इज कॉल्ड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला? बताइए। अर्पित, कैन यू हेयर मी क्लियरली कि नॉट क्लियरली? Clear. क्लियर है। फॉर्मूला सबको समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। प्रियांशी मैसेज लिखकर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं आधा घंटे से। Yes, sir. आ रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. बहुत बेहतर, बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। Sir, written. हाँ, सबको समझ में आया न्यूमेरिकल? बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताइए। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? सबको Yes. समझ में आया? हाँ बस। तो आपको अब पूरा बोर मॉडल पढ़ा दिया गया। अब न्यूमेरिकल के जरिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। इतनी सारी चीजें बोर मॉडल में आप याद रखिए। मैं न्यूमेरिकल से क्या साबित हुआ? बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़े। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes. या आप लोग करके दिखाइए।
हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Z प्रोटॉन नंबर है, लिथियम में प्रोटॉन 3 होता है। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन देके मैं छुट्टी करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन रेडियस पर इसी तरह रहेगा, लेकिन अब अच्छा क्वेश्चंस कैसे देगा, प्लीज सुनिए प्लीज। इफ द radius of secant orbit of LiHe plus 1 is x picometer, then find the radius of third orbit Be plus 3 in terms of x। देखिए मैं खुद करूंगा। क्या सारे लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं? तो बताइए इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं खुद बताऊंगा। सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। सर लिख लिया। वेरी गुड। क्या मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक, वेरी गुड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक अब तक 2 क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट था, कर लिया, लेकिन जब आपको एक एटम की रेडियस दी हुई हो, उसी एटम की या दूसरे एटम की रेडियस निकालने को कहे, तो आप देखिए कैसे कीजिएगा क्वेश्चंस को। आप रेशियो लीजिएगा। हमने लिखा रेडियस ऑफ He plus 1 divided by radius of Li plus रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने है, पिकोमीटर है तो देखिए रेशियो जब लेंगे तो 52.99 कैंसिल। अब आपके पास n स्क्वायर z बचे। तो हमने मान लिया n1, इसका रेडियस n1 का, Li प्लस 2 का Z2 ऊपर चला जाएगा, और आया या नहीं आया? जल्दी बताइए सारे लोग। ये ना, हेलो, अर्पित, सूरज, सांची, प्रियांशी, ये समझ में आया? यस सर। अब देखिए रेडियस ऑफ He प्लस 1 x दिया हुआ, x ये तो निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। n1 रेडियस ऑफ He प्लस 1, n1 सेकंड ऑर्बिट 2 का होल स्क्वायर, हीलियम में प्रोटॉन 2, या Z2 Be प्लस 3 का प्रोटॉन नंबर, बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर, बोरॉन 4 into थर्ड ऑर्बिट 9 है। अरे बोलिए, अब बताइए x नहीं r नहीं निकल जाएगा, 4 4 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 9x/4। दिस इज द आंसर। अगर सिर्फ ये कहता, ये लाइन नहीं दिया रहता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन कह रहा इन टर्म्स ऑफ x निकालो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक एटम का रेडियस दिया हुआ हो, दूसरे का कहे,
तो आप रेशियो के फॉर्म में लिख लो। बोलो आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. यहाँ 2 8 होगा, 8 4 2 8। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. ये असल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तो डायरेक्ट है। Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास